हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग IUPAC नेमिंग ख़त्म कर चुके हैं और IUPAC नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप पुराने वाले जो 3-4 लेक्चर्स हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के उनको देखिए, उसके बाद ही ये लेक्चर समझ में आ पाएगा। तो पुराने लेक्चर्स जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हैं उनको देखने के लिए या तो प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जाइए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक मिल जाएंगे। बेटा जो हम आज बात करेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, तो जो नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा जब आप लोगों ने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। डेफिनीशन तो वही रहेगी, लेकिन वो जो आइसोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और यहाँ पर जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्सेस की है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की है, लेकिन बेसिक्स तो सेम ही हैं। तो आइसोमेरिज्म की सबसे पहले हम लोग डेफिनीशन ही लिख लेते हैं। लिखिएगा आइसोमेरिज्म की डेफिनीशन। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्सेस के टर्म में लिख रहे हैं, कंपाउंड्स नहीं बोल रहे हैं, सीधे सीधे हम लोग कॉम्प्लेक्सेस ही बोल रहे हैं। लिखिएगा कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। वहाँ बोलते थे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट आइदर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स आर आइसोमर्स and this phenomena is isomerism। तो अब क्या हुआ, आइसोमेरिज्म में यहाँ पर बताया मॉलिक्यूलर फार्मूले का सेम होना ये प्राइमरी कंडीशन है, या तो स्ट्रक्चर अलग हो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग। स्ट्रक्चर तभी अलग आता है जब एटम्स के कनेक्ट होने में डिफरेंस हो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम, और जो लिगेंड्स का रिलेटिव अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट है, अगर वो अलग होगा तो इसको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो लिख लीजिए नई लाइन से, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ब्रैकेट में आप चाहें लिख सकते हैं फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी शुड बी डिफरेंट। नई लाइन से फिर लिखिएगा कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉमा सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट आर स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म दो टाइप की हो गई। इसी को हम अगर क्लासीफाई कर लें तो एक तो हो गई, इधर हो गई, कैपिटल A हमने डाल दिया, इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरी होगी स्टीरियो, उसे हम लोग लेंगे, उसके बारे में भी लिखेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हमें यहाँ पर पढ़नी है या जो हैं होती हैं उनके नाम पहले लिख लेते हैं। एक तो होती है बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकेंड होती है सॉल्वेट, इसको जनरली हाइड्रेट बोलते हैं, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि जनरली सॉल्वेंट वाटर होता है। नंबर 3 लिंकेज आइसोमेरिज्म, नंबर 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, नंबर 5 कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म।
और भी हैं 6, जैसे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, 7 लिगेंड आइसोमेरिज्म, और एक और होती है यहां पर जो है वैलेंसी आइसोमेरिज्म। लेकिन हमें यह शुरुआत वाली 4 ही पढ़नी है। हम इन 4 आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। चलिए 5th भी देख लेंगे, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अगर हम बात करें यहां पर जो सेकेंड हुआ करती थी बी, इसको आप बढ़ा लीजिए, यहां पे हम ला रहे हैं तो बी जो है, बी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पढ़नी है यहां पर। एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकेंड है यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे आपको याद होगा, अगर यहीं पे हम जब हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते थे तो स्ट्रक्चरल तो सेम थी, लेकिन स्ट्रक्चरल के अंदर जो टाइप्स होते थे वो अलग थे। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये सब मेटामेरिज्म, ये सब हुआ करते थे, राइट, टॉटोमेरिज्म। और स्टीरियो में वहां पे एक तो थी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। यहां कन्फॉर्मेशनल नहीं लेते हैं, यहां ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होती है, और स्ट्रक्चरल के तो सारे के सारे नाम ही चेंज्ड हैं। तो ये हमने केवल अभी क्लासिफिकेशन किया। अब हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग सभी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हमारे सिलेबस में हैं वो हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को खत्म कर लेंगे। तो 2 लेक्चर में ये आइसोमेरिज्म को हम लोग निपटा लेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको रब करते हैं और आपको समझाते हैं। तो बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट, जो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक काम करते हैं, पहले 2 लाइनें लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। लिखिएगा, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। बेटा सेम केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम केमिकल कॉम्पोजिशन बट दे प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। फुल स्टॉप के बाद 1 लाइन और लिखिएगा, फिर समझाते हैं। दिस आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेस इन विच आयनाइजेशन स्फीयर हैज पोटेंशियल ऑफ लिगेंड। अब आप समझिए, हमने ये 2 कॉम्प्लेक्सेस बनाए। पहला हमने बनाया CO, NH3 5 बार है, और यहां है Br, और बाहर की तरफ है SO4। और B हमने बनाया जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, CO, NH3 फिर से 5 बार है, इस बार SO4 है यहां पर, और बाहर की तरफ है Br। इन दोनों को जरा ऑब्जर्व करिएगा। अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो भाई ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है, तो बेटा फर्स्ट वाले को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे भाई ये सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड, और Br भी यहाँ पे लिगेंड है। जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते हैं, तो ये आयोनाइज नहीं होगा कोई भी पार्ट, आयोनाइज क्या होगा, सल्फेट आयंस मिलेंगे। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स के एक्वस सोल्यूशन में सल्फेट आयन मिलेंगे, जबकि इस वाले केस में सल्फेट आयन नहीं मिलेंगे। इस वाले केस में क्या मिलेगा, ब्रोमाइड आयन मिलेगा। तो एक्वस सोल्यूशन इसका हम कह सकते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ए गिव्स द टेस्ट ऑफ सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस को टेस्ट किया जा सकता है वहां पे। जैसे आप क्या करो, BaCl2 डालो, BaCl2 डालोगे तो क्या होगा, सल्फेट आयंस से BaCl2 रिएक्ट करेगा और BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। लेकिन इस वाले केस में
जब आप BaCl2 डालोगे तो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। हाँ, इस वाले केस में ब्रोमाइड आयंस का टेस्ट मिलेगा। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे AgNO3 तो ऐसे केस में AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और इस वाले केस में AgNO3 डालने पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के क्या देखा आपने, दोनों की केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, उसके बाद भी ये सल्फेट आयन देता है एक्वा सोल्यूशन में और ये क्या देता है, ब्रोमाइड आयन। यहाँ पर सल्फेट आयंस का टेस्ट मिलता है, गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 व्हेन ट्रीटेड विद BaCl2, डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। AgNO3 के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ये बनते हैं, मतलब नीट और जेई में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो AgNO3 के साथ मिलेगा, BaCl2 के साथ नहीं मिलेगा। एक बात हमने आपसे और कही थी कि ये आइसोमेरिज्म उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में होगी जहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर हैज़ पोटेंशियल ऑफ लिगेंड। इस बात का मतलब ये है कि सल्फेट आयन यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर है, ये अंदर जाके लिगेंड की तरह काम कर सकता है, इसके अंदर लिगेंड बनने की काबिलियत है। इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ लिगेंड। इस बात का मतलब यही था कि इसके अंदर लिगेंड बनने की काबिलियत है, तो ये अंदर जाके लिगेंड बन सकता है, सो दैट जो अंदर लिगेंड है वो बाहर आ जाए। अब मान लो कि ऐसा कुछ होता कि K4FeCN6 होता, तो K के अंदर तो लिगेंड बनने की क्षमता ही नहीं है, तो वहां पर K अंदर जाके लिगेंड नहीं बन सकता। K जब लिगेंड नहीं बन सकता तो इसका मतलब K4FeCN6 ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो ये आइसोमेरिज्म वहीं मिलेगी, उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगी जहां पर जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसके अंदर लिगेंड बनने की क्षमता है। तो ये आप एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल के बाद आप एक दो लाइनें लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो ए वाले केस में, इन एक्वा सोल्यूशन इट गिव्स सल्फेट आयंस, सल्फेट मतलब SO4-2, इट गिव्स सल्फेट आयंस, फुल स्टॉप के बाद, या ऐसे ही वेयर एज कॉम्प्लेक्स बी गिव्स ब्रोमाइड आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, when complex A is treated with BaCl2 it gives white precipitate of BaSO4। इसी में लिख लो इट डज, कॉमा लगा के, इट डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट विद AgNO3। तब लिखें फुल स्टॉप के बाद, कॉम्प्लेक्स बी गिव्स लाइट ब्राउन precipitate of AgBr when treated with AgNO3, कॉमा लगा के, it does not give any precipitate with BaSO4। एक तो ये आइसोमेरिज्म हो गई, इसका नाम क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद बेटा जी हम सेकेंड जो बात करेंगे वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, उसका नाम है सॉल्वेट, और जनरली इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जरा ध्यान से देखिएगा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला है Cr(Cl3).6H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा जी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जब आप निकालोगे तो निकल के आएगी +3, ये तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। जब +3 ऑक्सीडेशन नंबर होती है तो ये बात हमें पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो होगा वो कितना होगा, वो 6 होगा। अब हम क्या करते हैं, इससे हम कॉम्प्लेक्सेस बनाना शुरू करते हैं। हमने पहला कॉम्प्लेक्स हमने बनाया Cr, और जो 6H2O मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने लिया एज लिगेंड, और ये ले लिए 3 के तीनों Cl3। दूसरा हमने बनाया Cr, H2O यहाँ पर 5 हैं बेटा जी। अगर H2O 5 हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा नहीं हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ पर H2O कितने कर लिए, यहाँ पर 5 हो गए तो एक Cl लाना पड़ा, और बाहर Cl कितने रह गए, बाहर Cl केवल 2 रह गए, डॉट H2O। ध्यान देना, इस H2O में और इस H2O में अंतर है। इस H2O को हम कहेंगे तो सॉल्वेंट ही, बट ये है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड है, ये है लिगेंड। तो ये वाला H2O है, इसको आप क्या लिखोगे, वाटर एज लिगेंड, और इसको आप लिखोगे
वाटर एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो वाटर है ये किससे अटैच है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। अच्छा, तीसरा एक और बनाते हैं यहां पर सी। देखिएगा, हमने सी को बनाया, हमने क्या किया, CrH2O यहां पर रह गए केवल चार रह गए, तो 2 क्लोरीन को बाहर आना पड़ा, 2 क्लोरीन को यहां पर आना पड़ा, 1 Cl रह गया और यहां पर डॉट हो गया 2H2O। अच्छा, एक और बनाते हैं थ्योरेटिकली, CrH2O हमने यहां पर कर लिए 3, तो 3 के तीनों Cl और यहां पर कोई भी Cl नहीं होगा, डॉट क्या होगा, 3H2O। बेटा ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये 3 ही है। अब इन तीनों में अगर हम अंतर देखें तो डिफरेंस हमें केवल ये दिखाई देगा कि यहां पर जो H2O है, भाई H2O 6 थे, यहां पर ऑल 6 H2O मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड, जबकि यहां पर 5 लिगेंड है और एक क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे इसको। यहां पर 4 लिगेंड है और 2 को हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या इनको हम आयनाइजेशन आइसोमर्स कह सकते हैं? नहीं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन ये थी कि एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस मिलें वो अलग अलग मिलें, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं होगा कि ए और बी को जब हम डिसॉल्व करेंगे पानी में तो यहां क्लोराइड आयन मिलेगा, यहां क्लोराइड आयन मिलेगा और यहां भी क्लोराइड आयन ही मिलेगा, तो आयन अलग अलग नहीं हुए। वो एक अलग बात है कि यहां 3 क्लोराइड आयंस मिल रहे हैं, यहां पर 2 क्लोराइड आयंस मिल रहे हैं और यहां पर एक ही क्लोराइड आयन मिल रहा है, लेकिन आयन का नेचर तो नहीं चेंज हुआ, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो नहीं है। ये एक अलग ही आइसोमेरिज्म ली जाती है जिसको हम सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। बेटा ये कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें क्या होता है? हम इसमें कहते हैं कि इसमें एक कंपाउंड होता है जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है और अलग अलग आइसोमर्स में उसका जो नंबर होता है एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड एज लिगेंड्स, वो कैसा होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ये तो हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, ये आपको हम डेफिनेशन लिखा देंगे। उसके बाद यहां से कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो हम आपको कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे। एनसीईआरटी ने एक लाइन में इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, एनसीईआरटी वाली ही डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं, आप लिखिएगा एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन ये है, इसमें लिखिएगा सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर बाई, मतलब डिफर बाई कैसे डिफरेंट होंगे, वेदर और नॉट, थोड़ी इंग्लिश यहां की टफ होती है, वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन और merely present as free solvent molecules in the crystal lattice। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर इसी को हम अपने वर्ड्स में लिखाते तो थोड़ा आसान भाषा में लिखाते, थोड़ा लंबा हो जाता, हम कहते इन सॉल्वेट आइसोमर्स number of solvent molecules is different as ligands and as free solvent molecules। तो इस तरीके से लिखा सकते थे, बट ये एनसीईआरटी की है तो ज़्यादा अच्छी मुझे लगी, मैंने आपको एनसीईआरटी वाली लिखा दी। अच्छा, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहां से जरा ध्यान देना। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस अगर इसको हम ले लें तो यहां पर और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बेटा जी ये वाला क्लोरीन जो यहां पर अंदर पहुंच गया वो तो निकलेगा नहीं क्लोराइड आयन की फॉर्म में, तो जो Cl नेगेटिव हैं आयनाइजेशन स्फीयर की तरह हैं वो तो निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। इनको हम प्रेसिपिटेट करा सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद AgNO3। तो ऐसे अगर पूछें कि जो A वाला है वो जब इसको हम एक्सेस ऑफ AgNO3 से ट्रीट करें तो बताओ कितने मोल AgCl मिलेगा, तो आंसर आएगा 3 मोल AgCl मिलेंगे। अगर इसके 1 मोल को एक्सेस ऑफ AgNO3 से ट्रीट करेंगे तो 3 मोल ऑफ AgCl मिलेंगे। इसमें भी 3 क्लोरीन दिखाई तो देते हैं, बट ये वाला क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन क्या होगा, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी अटैच है। तो बी वाले केस में आप इसके 1 मोल को अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 से ट्रीट करोगे तो केवल 2 मोल किसके निकलेंगे,
AgCl के निकलेंगे, और इस वाले केस में केवल 1 मोल AgCl का निकलेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं एक टेबल बना देता हूं यहां पे। तो यहां पे हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, यहां पर हम लिख रहे हैं मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, शॉर्ट में लिख रहे हैं व्हेन ट्रीटेड विद AgNO3। ये दूसरा कॉलम हो गया। ये तीसरा कॉलम मोल ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड, वाटर भी निकल जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट से, व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्संट्रेटेड H2SO4। इसका फोर्थ कॉलम लेते हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आप भी 4 कॉलम लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स जो हमने बनाया, भाई 3 बनाए थे, तो पहला हमने बना दिया, दिख रहा होगा होपफुली, ये A हमने बनाया, Cr H2O, थोड़ा गलत जगह पे बन गया, यहां पे बनाते हैं A Cr H2O6 Cl3, दूसरा Cr H2O 5 बार Cl, यहां पर Cl2 डॉट H2O, यहां तो नंबर ही लिखना है, यहां लिख जाएगा। तीसरा Cr H2O 4 बार Cl2, यहां हुआ Cl, यहां हुआ डॉट 2H2O। ध्यान देना बेटा, जब इसको हम इस वाले कॉम्प्लेक्स को AgCl से ट्रीट मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड व्हेन ट्रीटेड विद AgNO3, तो यहां कितने AgCl निकल जाएंगे? पूरे 3। यहां लिखा है बेटा हमने 3 AgCl निकल जाएंगे। यहां पर केवल 2 निकलेंगे और यहां पर केवल 1 निकलेगा। तो ये वाला कॉलम 3, 2 और 1। ऐसा होता है जब आप कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हो, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वाटर अटैच है वो तो नहीं निकलता है, लेकिन जो वाटर ऑफ, जो ये वाला है वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, ये निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2O जब आप ट्रीट करते हो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से। तो इस वाले केस में आंसर आएगा 0, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2। टोटल नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे इस वाले केस में टोटल आयंस कितने बनेंगे? 3 क्लोराइड निकलेंगे, 3 आयन तो वो हो गए और 1 आयन ये खुद होगा, तो आयन कितने बने टोटल? 4। इस वाले केस में 2 क्लोराइड निकलेंगे और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, कितने बने? 3। और इस वाले में कितने बने? केवल 2 बने। तो अब होता क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोलर कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी? तो मोलर कंडक्टेंस उसकी ज्यादा होगी जो पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। और पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा आयंस कौन प्रोड्यूस करेगा? ए वाला, फिर बी वाला और फिर सी वाला। तो बेटा आप यहां पर लिख सकते हैं जो लैम्डा एम होगी मोलर कंडक्टेंस, तो वो कॉम्प्लेक्स ए की ज्यादा होगी, फिर बी आएगा और फिर यहां पर कौन आएगा? सी आएगा। इस तरीके से यहां पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो मैंने आपको करा दिए। तो ये सेकेंड आइसोमेरिज्म खत्म हो गई यहां पर, जिसका नाम था सॉल्वेट, और अगर सॉल्वेंट वाटर होता है तो इसको हम कह सकते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसको रब करते हैं और थर्ड आइसोमेरिज्म पे चलते हैं। तो बेटा यहां पर जो थर्ड है उसके बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड है बेटा जी लिंकेज आइसोमेरिज्म।
इसमें क्या होता है, पहले 2 लाइनें लिखिए फिर समझाते हैं. दिस आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग एम्बीडेंटेट लिगेंड. फुल स्टॉप के बाद दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज इन डोनर साइट बाई एम्बीडेंटेट लिगेंड. बेटा हमने आपको जब IUPAC नेमिंग पढ़ाई थी या उससे पहले टर्म्स पढ़ाए थे, टर्म्स रिलेटेड विद कॉम्प्लेक्सेस, तो वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं. तो आपको याद होगा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो होते तो मोनोडेंटेट हैं लेकिन उनमें डोनर साइट की चॉइस होती है. CN C की तरफ से डोनेट हो रहा है, NC नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट हो रहा है. तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बस एग्जाम्पल ही लिखना है. एग्जाम्पल में आप जरा चेक करिए, जैसे हमने A लिया CO NH3 ले लिए 5, यहां हमने लिया NO2 और यहां हमने SO4 ले लिया. ये कॉम्प्लेक्स है. और B हमने बनाया CO NH3 5 बार है और यहां हमने NO2 के बजाय क्या कर लिया ONO और ये फिर से क्या है SO4 है. हालांकि अगर देखा जाए इसको तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है. SO4 यहां आ जाए, NO2 यहां आ जाए, लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है उसमें यह है कि SO4 बाहर ही है दोनों में. तो मतलब इसको पानी में डालोगे तो सल्फेट आयन मिलेगा, इसको पानी में घोलोगे तब भी सल्फेट आयन मिलेगा. मींस इन दोनों को अगर हम देखें तो ये आयनाइजेशन आइसोमर्स तो बिल्कुल भी नहीं है. तो फिर इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है? जब आप इसका नाम लिखोगे तो ये NO2 आएगा यहां पर. अगर आपको याद हो इसे हम नाइट्रो बोलते हैं पुराने कन्वेंशन में और इसको क्या बोलते हैं नाइट्राइटो. लेकिन जो लेटेस्ट कन्वेंशन है उसमें इसका नाम जब रखेंगे तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N और इसे बोलेंगे नाइट्राइटो O. तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि एक ऐसा लिगेंड है जो अपनी डोनर साइट को चेंज कर सकता है. मींस कौन सा लिगेंड है? एम्बीडेंटेट लिगेंड है. और जब एम्बीडेंटेट लिगेंड अपनी डोनर साइट को चेंज कर देता है उसके बाद जो एक नया स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर बोलते हैं. तो यहां पे आप बस एग्जांपल में लिखोगे A and B आर लिंकेज आइसोमर्स. तो ये लिंकेज आइसोमर्स होंगे. तो ये तो हो गए लिंकेज आइसोमर्स. डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी है. नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है वो है 4th, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग 4th. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो हमें पढ़नी है उसमें नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. लिखिएगा 2 लाइनें पहले. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेस विच आर ऑफ कैटाइनिक एनाइनिक टाइप. आपको याद होगा जब हमने आपको टर्म्स पढ़ाए थे तो टर्म्स में सबसे पहला टर्म ही हुआ करता था कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर की डेफिनेशंस बताई थी और साथ में ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स 4 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. एक होता है कैटाइनिक, एक होता है एनाइनिक, एक न्यूट्रल और एक था कैटाइनिक एनाइनिक. तो क्या बोला हमने आपको? दिस आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेस विच आर ऑफ कैटाइनिक एनाइनिक टाइप. फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स between 2 central metals of 2 coordination spheres of same complex. 1 मिनट. तो बेटा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं आपको. जैसे हमने पहला बनाया, आ जाएगा यहां शायद, देखते हैं बना के. तो हमने पहला बनाया Cr
NH3 6 बार लिया और यहां लिया हमने CO Cl6। ये हमारे पास एक कैटायनिक एनायनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब ध्यान देना जरा, चार्ज कितना कितना होगा। चार्ज निकालने का तरीका भी मैंने आपको IUPAC नेमिंग में बताया था। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए +3। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है तो इसको जो +3 मिलेगा वो पूरा का पूरा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो इस पे +3 आएगा और इस पे कितना आएगा, -3। तो ये कैटायनिक एनायनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसके दूसरे आइसोमर्स बनाते हैं। भाई जो दूसरे आइसोमर्स बनाएंगे वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कैसे बनते हैं, इनके बीच में जब लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। तो सेकेंड हम बना रहे हैं, देखिएगा लिगेंड का एक्सचेंज करेंगे। Cr NH3 हमने यहां पर छोड़े केवल 5, तो एक आएगा Cl और यहां पर CO एक आ गया NH3, Cl कितने रह गए, 5। बेटा जी अब चार्ज जब आप निकालोगे तो यहां +2 और यहां पर आएगा -2, क्योंकि क्रोमियम पे +3 लाना है। एक तो क्लोरीन से मिल जाएगा और 2 यहां से मिल जाएंगे। तीसरा बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड मतलब जो A और B होंगे दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। और एक्सचेंज कराते हैं। Cr NH3 यहां 4 बार रखा, फिर आ गया क्लोरीन 2 बार, और नेक्स्ट जो बनेगा वो कोबाल्ट, यहां NH3 2 बार हो गया और क्लोरीन रह गया 4 बार। अब जो यहां पर चार्ज आएगा वो प्लस का 1 यूनिट आएगा, यहां पर माइनस का 1 यूनिट आएगा। और आगे बढ़ते हैं, D चौथा, एक और लिगेंड एक्सचेंज कराया। Cr NH3 3 बार हो गया, Cl 3 बार हो गया, यहां हुआ CO NH3 3 बार और Cl 3 बार। बेटा जी यहां चार्ज कितना है, 0 और 0। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब चार्ज 0 और 0 है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। भाई यहां तो अट्रैक्शन की वजह क्या थी, चार्जेस का होना, तो ये तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एक और लिगेंड एक्सचेंज कराते हैं। जब एक और लिगेंड एक्सचेंज कराएंगे तो अमोनिया यहां कितने हो जाएंगे, 4, तो इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा, और प्लस वाला पहले लिखा जाता है। तो डी वाला फिर से बना रहे हैं। डी वाला जो बनेगा उसमें ये कोबाल्ट NH3 यहां पर 4 बार होगा, फिर आ गया Cl 2 बार, इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये कोबाल्ट NH3 है, कोबाल्ट नहीं, अब यहां क्रोमियम होगा ये वाला। NH3 कितनी बार है, 2 बार, और Cl है यहां पर 4 बार। और एक्सचेंज कराते हैं, E कोबाल्ट NH3 यहां पर 5 हो जाएंगे, Cl 1 रह जाएगा, 2 यूनिट प्लस का चार्ज होगा, यहां पे बनेगा क्रोमियम, NH3 1 बार रह जाएगा, Cl 5 बार होंगे, 2 यूनिट माइनस का चार्ज। आखिरी जो बनेगा वो होगा कोबाल्ट, NH3 यहां पर 6 बार होंगे और Cl अब नहीं होगा, इस पे +3 चार्ज आएगा। नेक्स्ट बनेगा क्रोमियम, यहां 6 बार क्लोरीन होगा, इस पे -3 चार्ज होगा। इस तरीके से ये 6 आइसोमर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये वाला क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज नॉट कैटायनिक एनायनिक टाइप कॉम्प्लेक्स। यहां पर चार्जेस कितने हैं, 0 हैं। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे सिलेबस में इतना ही है। एक काम करिएगा, मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स देता हूं, आप उसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बना के दिखाइएगा। कॉम्प्लेक्स है पीटी बनाना था, पीटी NH3 4 बार है और फिर है पीटी Cl 4 बार। इसके टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, टोटल कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग एक होगा या दो होंगे पता नहीं, आधे घंटे के आसपास के ही बनाएंगे, मतलब 35 मिनट के आसपास के बनाएंगे। अगर एक में ख़त्म हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों के ज्योमेट्रिकल के और ऑप्टिकल के अलग अलग बना लेंगे। नेक्स्ट एक या दो लेक्चर्स में ये आइसोमेरिज्म टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। तो होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो प्रमोट करने के लिए शेयर कीजिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है वीडियो लेक्चर तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।